नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएनटी ग्रुप में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित कक्षा 10वीं की, जिसमें पढ़ेंगे अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले पहला सवाल, जिसमें दिया गया है जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यहाँ दिया गया है द्विघात समीकरण, या हम कहें तो वर्ग समीकरण। तो हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वह होता है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कई बार यह परीक्षा में 1 नंबर के सवाल में आ चुका है कि क्या यह द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। साथ ही साथ इसे हम द्विघात समीकरण के साथ साथ वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि यह द्विघात है और साथ ही साथ वर्ग भी है। एक्स का वर्ग है या एक्स की घात 2 है, 2 अर्थात द्वि। तो इन्हीं दोनों बातों पर यह निर्भर करता है। तो अगर परीक्षा में द्विघात समीकरण की जगह वर्ग समीकरण आता है, बताइए है या नहीं। तो घबराना नहीं है, वही बात है। अब हम लेते हैं पहला सवाल, जिसमें हमें पहले सवाल के पहले में दिया है x धन 1 का वर्ग बराबर है 2 गुणे x ऋण 3। तो हमें इसे हल करना है और फिर इस प्रकार से करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर है यह a धन b के पूरे के वर्ग के सूत्र में। तो सूत्र क्या कहलाता है, a का वर्ग अर्थात पहले पद का वर्ग, पहले पद का वर्ग अर्थात x का वर्ग, फिर आता है 2 गुणे पहला पद जो x गुणे दूसरा पद 1, फिर आता है धन दूसरे पद का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग। अब इधर करेंगे तो 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x, फिर 2 का गुणा ऋण 3 के साथ किए तो ऋण 6 आ गया। ठीक है, 2 तिहाई 6 हो गया और विपरीत चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋण 6 हो गया। x का वर्ग 2 1 कम 2 और x धन 2x, 1 का वर्ग हमारा आया 1 बराबर आ गया 2x ऋण 6। यह हो गया, यहाँ पर x होगा। कई बार इस तरीके से हम विद्यार्थी लोग भी गलती करते हैं, बोलते कुछ और हमसे लिख कुछ जाता है और हम तो सोचते हैं कि सही करके हैं। ऐसा हो तो ध्यान देवें कि गलती ना हो गई, हम बोले कुछ और लिखते कुछ चले। फिर अगली लाइन में हम फिर इसको 26 माइनस 6 कर देते, तब वहीं से पूरा कहानी गलत हो जाता। अब हम क्या करेंगे, सभी को इधर लेकर के आएंगे। तो x का वर्ग धन 2x धन 1, ये तो पहले से ही था। अब ये पूरा इधर आएगा, जब इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर केवल जोड़ और घट रहे हैं, अर्थात हम दूसरे शब्दों में बोले तो इनकी चिन्ह बदल जाएंगे। यह भी बोल सकते हैं क्यों बदल जाएंगे, क्योंकि यह जुड़ रहा है तो इधर घटेगा और यह घट रहा है तो इधर जुड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी शुरुआत में हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी वह धनात्मक है यानी वह जुड़ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ऋण 2x धन 6 बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब हम क्या करेंगे, इन सबको हल करते हैं। तो यहाँ पर x का वर्ग वाला कोई और दूसरा पद नहीं कि इससे जुड़े, तो इसको चुपचाप लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 2x ऋण 2x, 2x में 2x चले गए तो क्या आ गया 0x। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, देखना है, पता लगाना है, चेक करना है कि यह इस प्रकार का है या नहीं है। इसलिए हम इस पद को लिख रहे हैं केवल समझने के लिए, अन्यथा इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसे पदों में जब वो शून्य आए तो उसको क्या कर देना है, विलोपित कर देना, उसको लिखना ही नहीं है। तो केवल इस तरीके के सवाल में इसका उपयोग कर रहे हैं। बाकी जब हम यहाँ हल करेंगे, केवल इसे हल करना होगा तो इसको नहीं लिखने की आवश्यकता है, यह केवल यहाँ समझने के लिए। 6 और 1 आगे आ गया 7 बराबर 0। अगर हम इस समीकरण को देखें ध्यान से तो यह क्या है, ए एक्स का वर्ग। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि एक्स का वर्ग के साथ ए तो नहीं है, पर यहाँ ध्यान से देखें, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या होता है, एक होता है। ठीक है, क्या यह एक भी नहीं है ना, इसका अस्तित्व तो है, एक एक्स स्क्वायर है, इसलिए नहीं तो फिर
वो चीज़ होती ही नहीं अगर शून्य होता तो। इसलिए एक को हम नहीं लिखते हैं, केवल एक्स स्क्वायर बोलते हैं। फिर जब दो आता है तो दो से लिखना बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर ए है, बी नहीं है, सी है। ठीक है, तो चूंकि उपरोक्त समीकरण ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर शून्य के रूप का है, या ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बस बोले हम, तो इसको लिखें ना लिखें दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इसको लिख भी सकते हैं और नहीं, पर यहाँ बराबर आया इसके बराबर लिख दिया के रूप का है। अतः जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक। वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए बराबर नहीं है शून्य। जब ए बराबर नहीं होना चाहिए शून्य, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए नहीं होना चाहिए, यह इसकी शर्त है कि जब अगर ए शून्य हो जाएगा तो यह वाला पद नहीं होगा, तो घात दो नहीं होगी। इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। भाई दो घात होने के लिए ये तो होना चाहिए पद, इसलिए ए शून्य नहीं होना चाहिए। ये ना भी रहेगा तो भी द्विघात तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर धन सी सात है। इसको हम इस तरीके से लिख दिए। तो अतः क्या हो जाएगा, दिया गया समीकरण जो हमारा है, अतः दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो बस अब इतना ही करना था। जो हमें लिखना है वो काम क्या है, उपरोक्त समीकरण ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर शून्य के रूप का है, प्रकार का है, जैसा है कुछ भी लिख सकते हैं, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। ये ए है, बी है और सी क्या है, वास्तविक संख्या, इनकी क्या है, कुछ न कुछ अस्तित्व है। और तथा ए बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये शून्य है तो यह नहीं होगा, यानी है और नहीं है, यह समझना है कि अगर ए है तो द्विघात समीकरण होगा और ए नहीं है तो नहीं होगा। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो इतना सारा लिखने में घबराएंगे कि इतना बहुत ज़्यादा लिखना है, तो उनके लिए क्या तरीका है, सिर्फ इतना ही लिखें और फिर उसके बाद ये लिखें, ये ना लिखें। ठीक है, लेकिन ये परीक्षा में केवल नंबर पाने का तरीका है। सीखने के लिए हमें पूरी बातें सीखनी चाहिए, पूरी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को देखते हुए कि कुछ कमज़ोर होते हैं तो फिर भी हम नंबर दे देते हैं, लेकिन जहाँ जानने की बात है, सीखने की बात है, तो हमें पूर्ण जानकारी सीखनी चाहिए। तो हम लेते हैं, यह था पहले का पहला सवाल। अब हम लेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है, एक्स का वर्ग ऋण दो, एक्स का वर्ग ऋण दो एक्स बराबर दिया गया है ऋण दो, इसका गुणा हो रहा है किसके साथ, तीन ऋण एक्स के साथ। अब अगर आप यहाँ देखें तो इधर हल कर होने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये वर्ग वाला पद है, यहाँ पर घात एक वाला पद है, तो ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, तो इसको हूबहू वैसा ही हम लिख देते हैं, एक्स का वर्ग ऋण दो एक्स बराबर। अब ऋण दो का गुणा इसके साथ होगा, विपरीत चिन्ह है इसलिए चिन्ह ऋणात्मक होगा, दो तिहाई छः। फिर दो का गुणा यहाँ पर गुणांक एक है तो दो एक कम दो हो गया, साथ ही साथ एक्स आ गया,
चिन्ह क्या होंगे, तो समान चिन्ह है इसलिए धनात्मक आएगा। ठीक है, यह ध्यान देना है। अब यहाँ देखा हमने पहले गुणा कर लिया फिर चिन्ह किया। ठीक है, कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनमें चिन्ह लिखने में गलती करते हैं, तो उन्हें भी इसी तरीके से करना है। या तो हम पहले चिन्ह को लिख लें जांच करके, या फिर पहले गुणा कर लें फिर चिन्ह को करें। दोनों को, कहने का मतलब है दोनों को अलग अलग करेंगे, एक साथ ना करें। यदि गलती हो जाती है, इनसे नहीं होती है तो उनको बहुत बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या करेंगे, सभी को एक पक्ष में लेके आएंगे, तो x का वर्ग ऋण 2x, ये पहले से है, इधर वाले को लेकर के आते हैं तो धन 6 ऋण 2x बराबर 0। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऋण 2x है, x का वर्ग वाला पद नहीं है तो x का वर्ग वाला पद उधर आएगा। ऋण 2x जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह के हैं, तो ऋण 4x, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, वही आएगा जो है, ऋणात्मक ही है, समान चिन्ह आता है, धन 6 बराबर 0। अब अगर हम इसे देखें तो यह हमारा फिर से उसी रूप का आ गया है, तो फिर से वही सब हम जानकारी पूरा हूबहू वही लिखना है। तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो भले ही इतना बड़ा, इतना आपको लगता है कि बहुत कठिन होगा, इसको लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप बार बार करेंगे तो वही चीज़ केवल लिखना है तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, अब मैं पूरा का पूरा वही लिख रहा हूँ। उपरोक्त समीकरण क्या है, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का है। अब ऐसा है, साथ ही साथ जहां जहां क्या है, ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी और सी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, तथा ए बराबर नहीं है 0 के, मतलब ए है भाई, ए का कुछ ना कुछ अस्तित्व है। अब ए है इसलिए क्या हो जाएगा, अतः दिया गया समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि यदि ए है तो द्विघात समीकरण है, और ए नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। खाली हमको क्या करना है, केवल और केवल जो भी दिया गया है समीकरण उसको हल करना है, और इस प्रकार, इस रूप में, इस प्रकार से लेकर के आना है। यदि हल करने के बाद ए आता है, यानी अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर वाला पद आता है, तो वह समीकरण द्विघात समीकरण है। और यदि एक्स स्क्वायर वाला पद समीकरण नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम लेंगे तीसरा सवाल। तो यह है हमारा तीसरा सवाल, जहां x ऋण 2 का गुणा x धन 1 से करना है। तो यहाँ पर इस तरीके के गुणनफल में क्या करते हैं, पहले वाले कोष्टक से सभी पदों का गुणा बारी बारी से दूसरे वाले कोष्टक के सभी पदों से करते हैं। अर्थात x का गुणा पहले x के साथ होगा, फिर 1 के साथ होगा, जितने भी पद होंगे उन सभी, तो यहाँ 2 ही पद है, फिर ऋण 2 का गुणा होगा इससे, फिर इससे। तो x का गुणा जब x से होगा तो क्या आएगा हमारा, x का वर्ग हो जाएगा। फिर x का गुणा 1 के साथ होगा तो धन x हो जाएगा। फिर ऋण 2 का गुणा x के साथ होगा तो ऋण 2x होगा। फिर ऋण 2 का गुणा हो जाएगा तो 1 के साथ तो ऋण 2 आ जाएगा, बराबर। इसी तरीके से यही काम इधर करेंगे, x का गुणा x के साथ तो x का वर्ग, x का गुणा 3 के साथ तो धन 3x। हमें बताया है चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह में ही कई बच्चे गलती कर देते हैं। तो अगर समान चिन्ह का गुणनफल है तो धनात्मक होगा, और विपरीत चिन्ह का है तो ऋणात्मक होगा। अब x का गुणा
इसके साथ हो चुका है, तो हम ऋण 1 की बारी आई है, तो ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण x हो जाएगा, और फिर ऋण 1 का गुणा धन के साथ होगा तो ऋण हमारा 3 आ जाएगा। अब हम इधर हल हो रहे हैं, इधर भी हल होंगे, तो पहले दोनों पक्षों को अलग अलग हल कर लेते हैं। तो x का वर्ग धन x ऋण x विपरीत चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे, ऋण x आ जाएगा। ऋण 2 में 1 चला गया तो ऋण 1, ऋण 2 बराबर x का वर्ग 3x ऋण x, 3 में 1 चले गए तो 2x, धन वाला बड़ा इसलिए धनात्मक, ऋण 3। अब पूरे पदों को, सभी पदों को इधर लेकर के आते हैं, तो x का वर्ग ऋण x ऋण 2, इधर आया तो ऋण x का वर्ग ऋण 2x और धन 3 बराबर हो गया 0। x का वर्ग ऋण x का वर्ग क्या हो गया 0, x का वर्ग। हमने बताया था इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इस पद को लिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी इस सवाल को समझने में इसके लिए जरूरत है, इसलिए इसको लिखा जा रहा है केवल और केवल इसी सवाल के लिए। अब यक्स वाले पदों को देखें तो ऋण 1 है और ऋण 2 है तो जुड़ जाएंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। यक्स ऋण 2 धन 3 घटेगा तो 3 में 2 चले गए तो 1 बचा, बराबर आ गया हमारा 0। अब यहाँ देखें तो हमने बताया था कि ए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और जो कि यहाँ है तो पहले लिख देंगे, चूंकि उपरोक्त समीकरण में ए बराबर 0 है। अब जब ए बराबर 0 होगा तो यह समीकरण इस रूप का नहीं होगा, इसलिए उपरोक्त समीकरण ax के वर्ग धन bx धन c के रूप का नहीं है। अब जब वह रूप का है ही नहीं तो आगे की चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये है वो है, वास्तविक संख्याएं हैं जहाँ ये, तो यह बातें पहले ही हो गई हैं। अब जब है ही नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, अतः क्या हो जाएगा, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखा आपने, यदि a बराबर 0 आ जाएगा तो आपको क्या लिखना है, यही लिखना है। उपरोक्त समीकरण में a बराबर 0 है, अब जब 0 है तो उपरोक्त समीकरण इस रूप का नहीं होगा, अब जब नहीं है तो दिया गया समीकरण भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लेते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या दिया है हमें, चौथे सवाल में दिया है x ऋण 3 गुणे 2x धन 1 बराबर x धन 5 नहीं, x गुणे x धन 5 है, x गुणे है x धन 5 के। अब यहां देखेंगे कि यह क्या है, इनका गुणा होगा अलग, इनका अलग होगा, तो x का गुणा इसके सभी पदों में, तो x का गुणा 2x के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x का वर्ग। अब यहाँ 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 1 है, अंकों का गुणनफल बोले या तो इनके गुणांकों का गुणनफल होगा तो 2 1 कम 2 आ गया, और x और x का गुणा हो गया तो गुणनफल होने में क्या होता है, घातांक घात जुड़ जाती है, तो यहाँ 1 था, यहाँ 1 था तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ भी इसी तरीके से हुए पिछले सवालों में। अब x का गुणा 1 के साथ होगा तो धन x, ऋण 3 दूनी क्या हो जाएगा ऋण 6x, ऋण 3 एक कम ऋण 3 बराबर x का गुणा x के साथ तो x का वर्ग हो गया धन 5x हो गया। अब साथ ही साथ
अब इसे हल करेंगे तो 2x का वर्ग धन x ऋण 6x ऋण 5x ऋण 3 बराबर x का वर्ग धन 5x। अब कई बच्चे क्या कर सकते थे, इसको इसकी लाइन में एक ही बार में हम इधर भी ला सकते थे, पर कई बच्चों के लिए यही चीज, छोटी सी चीज बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इस काम को अगले लाइन में करेंगे। तो अब हम इसको इधर लेकर के आएंगे, तो 2x का वर्ग, यहाँ पर ऋण आया था तो हमें चिन्ह क्या करना है, दो नहीं करना है, एक ही चिन्ह करना है। तो धन और ऋण ऋण हो जाएगा। अगर धन करके फिर ऋण आता है तो यहाँ पर हमें कोष्टक लगाना पड़ेगा। ऋण 5x ऋण 3, ये इधर आएंगे तो ऋण x का वर्ग ऋण 5x बराबर 0। अब यहाँ देखें तो x का वर्ग यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये जुड़ेंगे घटेंगे तो क्या बचेगा, x का वर्ग बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ 2x का वर्ग है, यहाँ 1x का वर्ग है, 2 में 1 चला गया तो 1 बचा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। x का वर्ग ऋण 5 हो जाएगा ऋण 10, और x समान चिन्ह है तो जुड़ गए, चिन्ह समान ही रहेगा, जो था वही। ऋण 3 अच्छा और कहीं नहीं है इसलिए यही रहेगा, बराबर आ जाएगा हमारा 0। अब जब यह 0 हो गया, मतलब 0 तो था ही, तो अब यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण के मानक रूप में आ चुका है। यहाँ a बराबर भी 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो चूंकि उपरोक्त समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, जहां क्या है, जहां a b और c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a बराबर नहीं है 0 के, अर्थात a है, और जब a होगा तो क्या होगा, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है। अब हम लेंगे 5वां सवाल। तो यह है हमारा 5वां सवाल। अब हम यहाँ पर 2x का गुणा इसके सभी पदों के साथ करेंगे, पिछले सवालों की तरह ही करना है। तो 2x का गुणा x के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x का वर्ग, फिर 2x का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ऋण 6x, ऋण 1 का गुणा इसके साथ होगा तो ऋण x, ऋण ऋण हो जाएगा धन, क्योंकि समान चिन्ह का गुणनफल धनात्मक होता है, 3 एकम 3 बराबर x का गुणा x के साथ तो x का वर्ग, साथ ही साथ x का गुणा ऋण 1 के साथ तो ऋण x, 5 का गुणा x के साथ तो धन 5x, 5 का गुणा ऋण 1 के साथ तो ऋण 5। इसी तरीके से एक एक काम को एक एक कदम के साथ चलते हुए करना है। 2x का वर्ग है, इधर कहीं नहीं है, सिर्फ ये हल होंगे, तो 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर x का वर्ग ऋण 5 मतलब ऋण 1 धन 5 हो जाएगा धन 4x ऋण 5। अब इन सभी को हम इधर लेकर के आते हैं, तो 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3, यह पहले से है इधर, बाकी सबको लेके आएंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। x का वर्ग ऋण 4x धन 5 बराबर 0।
अब 2x में 1x का वर्ग चला जाएगा तो बचेगा 1x का वर्ग, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। x का वर्ग ऋण 7 ऋण 4 जुड़ जाएंगे ऋण 11x, फिर 3 और 5 हो जाएंगे 8 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह समीकरण अगर ध्यान से देखें तो इसी तरीके का है। तो हमारा हो जाएगा, चूंकि उपरोक्त समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c के रूप का है, जहां a, b और c क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर नहीं है शून्य के। a हमारा शून्य नहीं है, अर्थात a है। जब a होगा तो हमारा समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब हम लेंगे छठा सवाल। तो छठा सवाल लेते हैं। छठे सवाल में हमें क्या दिया गया है, दिया गया है x का वर्ग धन 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 का वर्ग। तो इसे हल करते हैं तो x का वर्ग हो जाएगा धन 3x, धन यहाँ पर छूट गया है 1 था, तो 3x धन 1 इधर कुछ हल नहीं होगा, इधर हल होगा। x ऋण 2 का वर्ग है तो इसका हो जाएगा पहले पद का वर्ग अर्थात x का वर्ग, फिर हो जाएगा ऋण 2ab होता है तो 2 गुणे a अर्थात पहला पद x गुणे फिर b अर्थात दूसरा पद तो 2, फिर है धन दूसरे पद का वर्ग 2 का वर्ग। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, a धन ऋण वाला है तो a ऋण b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। इस सूत्र से यह आया है। पिछले सवाल में जहाँ पर धन था तो यहाँ पर भी धन हो जाएगा, उस सूत्र से आया था। अब तो हमें ए बी में यदि हमसे क्या हो जाती है, भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो हमें इसे पहला पद और दूसरा पद मान के चलना है, बोलना भी पहला पद है। इस तरीके से मैंने बोला 2 गुणे पहला पद तो पहला पद गुणे दूसरा पद फिर दूसरे पद का वर्ग पहले पद का वर्ग, वही काम कर देना है। अब हम करेंगे इसे हल, तो इधर कुछ नहीं होगा तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। इधर का हल करेंगे तो x का वर्ग ऋण 2 दूनी 4 तो ऋण 4x धन 4, 2 का वर्ग 4 आता है, 2 दूनी 4। अब यदि हमसे सूत्र से सीधे तौर पर यह लिखना आ जाता है तो हमें यह लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह उन बच्चों के लिए है कि यह किस तरीके से आता है उन्हें समझ में आ सके। तो कई तरीके के बच्चे होते हैं, इसलिए हम पूर्ण रूप से हल लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ना कि सिर्फ पढ़ रहे हैं। अब हम चलेंगे आगे तो इन सभी को क्या करेंगे, इधर लेकर के आएंगे तो x का वर्ग धन 3x धन 1 सब आएंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। x का वर्ग धन 4x
वर्ग दोनों समान गुणांक वाले हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य वाला पद लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी चूंकि समझ में आए कि यहाँ पर तुलना करने के लिए, इसलिए इसे लिखा जा रहा है। 3x धन 4x हो जाएगा धन 7x, 1 ऋण 4 हो जाएगा ऋण 3 बराबर शून्य। अब अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर a क्या हो गया है, शून्य आ चुका है। पिछले सवाल में भी एक में आया था, तो जब a शून्य होगा तो क्या होगा, वह a स्क्वायर के रूप का होगा ही नहीं। तो लिख देते हैं यही चीज, चूंकि उपरोक्त समीकरण में a बराबर शून्य है, इसलिए उपरोक्त समीकरण एक x का वर्ग होगा धन bx धन c के रूप का नहीं है। अब जब यह इस रूप का नहीं है तो क्या होगा, अतः दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा जो समीकरण आया था वह द्विघात समीकरण भी नहीं है। तो देख रहे हैं हम यहाँ क्या, यदि a है तो द्विघात समीकरण है, a नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। यदि आपसे यह बिना लिखे भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर a नहीं है तो इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, पर इसे हम अगर तुलना करें तो समझ में क्लियर आता है, निश्चित तौर पर आता है कि भाई यहाँ पर a क्या है, शून्य है और a शून्य नहीं है। ठीक है, अब हम लेंगे 7वां सवाल। तो हमारे 7वें सवाल में थोड़ा सा अलग तरीके का दिया है, केवल यहाँ पर घन आ गया है। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। तो घन वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहले पद का घन अर्थात x का घन, फिर आता है 3 गुणे पहले पद का वर्ग x का वर्ग गुणे दूसरा पद, फिर धन 3 गुणे पहला पद x गुणे दूसरे पद का वर्ग, एक बार पहले पद का एक बार दूसरे पद का वर्ग करना है, धन दूसरे पद का घन बराबर, इधर करेंगे तो 2x का x वर्ग के साथ गुणा होगा तो 2 1 3 घात जुड़ जाएगी, तो 2x की घात 3 ऋण 1 से गुणा करने पर वही आएगा तो 2x। अब इसे आगे हल कर देते हैं तो x की घात 3, 3 दूनी क्या आएगा 6 x का वर्ग धन 3 2 का वर्ग होगा तो 4 और 3 चौको 12। यह हम सीधे तौर पर सूत्र में इस तरीके से भी चाहे तो लिख सकते हैं। अगर आपसे यह बन जाता है तो यह लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं तो 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 2x का घन ऋण 2x। अब इन सभी को इधर ले आएंगे तो x घन धन 6x का वर्ग धन 12x धन 8 ऋण 2x का घन धन 2x। इधर आया तो चिन्ह बदल गया। अब यहाँ देखें तो x का घन यहाँ x का घन है, दोनों जुड़ घट के क्या हो जाएंगे, ऋण x का घन। यहाँ 2 था यहाँ 1 है, 2 में 1 चला गया तो 1 बचा, बड़े वाले का चिन्ह आ गया ऋणात्मक। 6 है यहाँ और ये वाला पद और कोई नहीं है, एक ही पद है तो इसको लिख देंगे चुपचाप। फिर है x वाला पद है 12 2 14 हो गए तो धन 14x, फिर यह पद भी अकेले है तो इसे भी लिख देंगे। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं
तो यह द्विघात तो है, इतना तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या आ गई, घात 3 भी आ गई। तो जब हम किसी समीकरण को कितने घात की समीकरण है कैसे जानते हैं, उसकी सबसे बड़ी घात से जानते हैं। तो चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 आ गई है, इसलिए यह समीकरण द्विघात न होकर के त्रिघात हो गया है। जब भी आपसे पूछा जाए कि कितने घात का समीकरण है, मान लीजिए 1 नंबर का सवाल आता है, तो आपको यह ध्यान देखना है कि उसमें सबसे बड़ी घात क्या है। यह इस तरीके का दिया है, तो इसे हल कर लेना है, पता कर लेना है कि सबसे बड़ी घात क्या आएगी, जो आएगी वही घात का समीकरण होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण त्रिघात समीकरण है। अब जब यह द्विघात समीकरण है तो द्विघात तो होगा नहीं भाई, एक ही चीज होगा, या तो द्वि या तो त्रि। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि चूंकि त्रिघात है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो यह अलग तरीके का सवाल था। यहाँ पर मैं सूत्र भी लिख देता हूँ कि यह कहाँ से आया है, तो a धन b की घात 3 बराबर 1 का घन धन 3 a का वर्ग b धन 3, एक बार दूसरे वाले पद का वर्ग करेंगे धन b। तो इस सूत्र से यह आया है। अब हम लेते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल ले लेते हैं, तो हम करते हैं, लिखते हैं सवाल x का घन ऋण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर है x ऋण 2 का वर्ग, x ऋण 2 का वर्ग। यह है हमारा सवाल। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए पिछले सवाल को देखें, तो यहाँ पर घात 3 थी, तो त्रिघात समीकरण है। यहाँ पर घात 3 है, तो हमें इसे सीधे तौर पर लिख देना चाहिए त्रिघात समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि त्रिघात पर क्या ऐसा ही होगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं, और फिर एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी सीखेंगे इस सवाल को हल करने के साथ साथ एक अन्य जानकारी भी। तो इसे हल करते हैं, तो इधर तो कुछ हल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक एक पद ही हैं उतने ही घात वाले। अब इधर हल करते हैं, तो x की घात 3 ऋण 4 x की घात 2 ऋण x धन 1 बराबर, इसे हल करेंगे। यहाँ पर घात 2 नहीं 3 है, ठीक है। तो x ऋण 2, यही सूत्र लगेगा। इस बार यहाँ ऋण आ गया है, तो यहाँ ऋण आ जाएगा। तो पहले पद का घन ऋण 3 गुणे पहले पद का वर्ग गुणे दूसरा पद धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का घन, ठीक है। तो यह कहाँ से आया है, तो यह इस सूत्र से आया है कि a ऋण b का घन बराबर a का घन ऋण 3 a का वर्ग b धन 3 a b का वर्ग ऋण b का घन, इस सूत्र से आया है। अब इसे आगे हम हल करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा x का घन ऋण 4 x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर x का घन 3 दूनी 6 ऋण 6 x का वर्ग 3, यहाँ पर 2 का वर्ग है, पहले 2 वर्ग को हल कर देते हैं, तब तो 3 से गुणा 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, तो 12x। फिर यह है 2 का घन, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऋण 8 आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा,
यहाँ पर भी कोई हल नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इन सभी पदों को इधर लाना होगा। तो x 3 ऋण 4 x का वर्ग ऋण x धन 1, यह सब आएंगे तो चिन्ह बदलते हुए आएंगे, x का घन धन 6x का वर्ग ऋण 12x धन 8 बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ देखें तो यह घन वाला है, यह घन वाला है, यह क्या हो जाएगा, जुड़ घट के क्या हो गया, पद विलोपित हो गया। अब मैं इस पद को यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। अभी मैं पिछले सवालों में 0 लिख रहा था, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर इससे तुलना करनी थी। हमें x का वर्ग वाला चाहिए था, x वाला चाहिए था, और अच्छा, पर इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, यह विलोपित हो जाएगा, हट जाएगा, 0 हो गया। तो अब क्या बचा, ऋण 4x का वर्ग धन 6x का वर्ग, तो 6 में 4 चले गए तो 2x का वर्ग। ठीक है, x वाले को देखें तो ऋण 12 ऋण 1 ऋण 13 x 1 और 8 9 बराबर 0। यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से एक हमें जो जीवन में हमने सीखा है या सीखना चाहिए वह चीज़ भी सीख रहे हैं कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा हो। तो हम यह गलती ना करें कि अगर x की घात 3 दिख रहा है तो उसे त्रिघात समीकरण मान करके वहां पर ये लिख देना है कि उपरोक्त समीकरण त्रिघात समीकरण का दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि उसमें हल हो सकता है तो उसे हल करेंगे, तभी निर्णय लें कि वह सही है या गलत। अगर आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैंने शुरू में ही जानकारी दी थी कि हमें क्या करना चाहिए, कभी भी निर्णय क्या करना चाहिए, जांच परख करके ही करना चाहिए। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि उपरोक्त समीकरण में त्रिघात हट गया है, इसलिए यह द्विघात समीकरण की संभावना है। चूंकि यहाँ पर a है 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण भी है। तो अब इसे लिख देते हैं, चूंकि उपरोक्त समीकरण a x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर नहीं है 0 के। अब जब a 0 नहीं है तो क्या होगा, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो हमने पहला सवाल हल कर लिया है। कई तरीके के कुछ न कुछ बदलाव करते हुए यहाँ सवाल आए हैं, किसी में है किसी में नहीं है, किसी कोई त्रिघात वाला है। तो त्रिघात वाले में हमने क्या जाना कि त्रिघात समीकरण को देख करके नहीं, उसे हल करके ही जानना है कि त्रिघात समीकरण है या नहीं है। फिर नहीं है तो लिख देना है कि उपरोक्त समीकरण में a बराबर 0 है, अतः वह दिया गया समीकरण क्या है, उपरोक्त समीकरण इस रूप का नहीं है, अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। और यदि है तो यह इस रूप का है, इस जहां पर a b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर नहीं 0 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो बस इतना सा ही है। अब हम लेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल को हमें पिछले प्रश्नावली की तरह ही हल करना है, पिछले वीडियो की तरह ही हल करना है, जहां पर यहाँ पर समीकरण के रूप में निरूपित करना है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अब चूंकि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, इसलिए द्विघात समीकरण में हमने क्या देखा है कि ax का वर्ग धन bx धन c
तो यहाँ पर जो चर है वो हमारा एक ही चर है, दो चर नहीं है, इसलिए हमें मानना जब है तो क्या करना है, एक ही चर को मान करके चलना है। अब बात आती है कि एक चर को मानेंगे तो कैसे हल होगा, दूसरा y नहीं आएगा, x मान लिए, तो दूसरे को हम दूसरी बात जो है पहले बात पर निर्भर है, इसलिए उसमें कुछ जुड़ेगा, घटेगा, गुणा होगा, भाग होगा, इस तरीके से दूसरा आएगा। किस तरीके से आएगा वो आइए देखते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में दिया गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, क्षेत्रफल की लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से अधिक है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, दो गुने से अधिक है। यदि हम चौड़ाई को मान लें तो क्या हो जाएगा, लंबाई मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पर निर्भर है कि चौड़ाई जितनी है तो भाई उसकी लंबाई क्या होगी, चौड़ाई का 2 गुना कर देंगे, और एक अधिक है उससे ज्यादा है, तो हमें क्या करना होगा, चौड़ाई को मानना होगा। तो हम मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब जब हमारी चौड़ाई x मीटर हो गई है, मतलब हमारी अर्थात आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, अतः प्रश्नानुसार लंबाई बराबर हो जाएगी, लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से, अर्थात 2x में एक उससे एक अधिक है, और किसी को अधिक करने के लिए हमें उसमें जोड़ना पड़ता है। साथ ही साथ प्रश्न अनुसार एक बात और कही गई है प्रश्न में कि दो इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 है। तो भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 क्या है, मीटर का वर्ग। ठीक है, अब मीटर का वर्ग है, या तो हम ये हम लिख दें तो भी मीटर होता है, या ये मीटर है, दोनों एक ही बात है, जो लिखना चाहें वह लिख सकते हैं। अब हम देखें यहाँ पर भूखंड कैसा है, आयताकार है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल। हमें कई बार क्या होता है कि इस तरीके के सवाल हल करने पड़ते हैं, जहां पर हमें क्या हो, क्षेत्रफल हो, परिमाप हो। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में यदि सूत्र वाला सवाल है, क्योंकि इसका सूत्र होता है, तो हमें उसके सूत्र से ही उसे हल करना होता है। अब जिधर का सूत्र हो तो उसको इधर लिखना है, उसका मान इधर ही लिखें, जिससे इधर से हम जब उधर करें तो जो ज्ञात करना है वो इधर रहा है, इधर से एक लाइन कम हो जाती है। कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितनी है, 2x धन 1 है, गुणे चौड़ाई कितनी है, x है, बराबर 528। इसे हल किया, x से गुणा किया तो 2x धन 2x का वर्ग धन x बराबर 528। इसे इधर लेके आएंगे तो 2x का वर्ग धन x ऋण 528 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या है, यह समीकरण उस रूप का है, तो अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण कभी कभी क्या होता है, बोलने की गति ज्यादा होती है और लिखने की गति धीमी होती है, इसलिए हम बोलते बोलते के साथ साथ समीप पहुंच गए थे, समीकरण इसलिए स लिख दिया। तो ऐसा गलती हमसे कई बार उत्तर लिखने में हो जाता है, हम बोलते कुछ हैं और लिख कुछ जाता है, वहीं से गलती भी आती है, तो इस बात पर ध्यान रखना है। समीकरण द्विघात समीकरण के रूप का है, हमें केवल और केवल यहाँ समीकरण को निरूपित करना था कि यह द्विघात समीकरण के रूप में है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यह इस रूप का है। या तो हम चाहें इसमें थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं, द्विघात समीकरण के रूप ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी का है, ठीक है, के रूप बी एक्स धन सी बराबर शून्य, यहाँ पर बराबर शून्य भी लिख दें, बराबर शून्य का है। तो यहाँ से पूरी बात स्पष्ट हो गई है कि यह इस रूप का है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर निरूपित ही करना था। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ध्यान दें तो यहाँ दो क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं जब हम पढ़ते हैं यानी लगातार संख्याएं, तो एक के बाद आता है दो, दो के बाद आता है तीन, तीन के बाद आता है चार। यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि सभी गिनती में क्या होती है, एक एक बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसी बात का हम उपयोग करेंगे। यदि हम पहली संख्या को यक्स मान लेंगे तो दूसरी संख्या उससे एक ज्यादा होती है कि आगे बढ़ने पर संख्याएं क्या होती, एक एक अधिक होती जाती हैं। यह हमने देख लिया। तो माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, यक्स है। तब प्रश्नानुसार दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, यक्स धन एक हो जाएगी, क्योंकि अगली संख्या एक अधिक होती है, यक्स धन एक होगी। तो यक्स धन एक हो गई। अब एवं साथ ही साथ और क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोल रहा है इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो दोनों का गुणनफल कर देते हैं। तो पहली संख्या है यक्स गुणे दूसरी संख्या है यक्स धन एक, और इनका गुणनफल जो आ रहा है 306, यही है। तो अब हम इसे हल कर देते हैं। तो यक्स का वर्ग धन यक्स बराबर है 306 के, यह इधर आ जाएगा। तो यक्स का वर्ग धन यक्स ऋण 306 बराबर 0, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप, यहाँ मानक लिख दें, मानक, यहाँ भी आप मानक लिख दें, क्यों? क्योंकि यह इसका मानक रूप है। मानक रूप ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का है। तो यह समीकरण इस रूप का है, जिस रूप में हमें निरूपित करना था हमने कर दिया है। अब हम लेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमें दिया गया है रोहन की मां की आयु, मतलब रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है, उससे मतलब रोहन से, उनकी आयु का गुणनफल क्या है। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। भाई 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु अगर हमें जाननी है तो कैसे निरूपित करेंगे, तो हमें यहाँ पर वर्तमान आयु को मानना होगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं। अब हम किसकी आयु को माने, तो हम रोहन की आयु को मानेंगे। तो माँ की आयु, क्योंकि माँ 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी कर देंगे। अगर हम रोहन की माँ को भी मानते तो हमें उसी बात से फिर निर्भर होना पड़ता है कि वो 26 वर्ष बड़ी है, तो दूसरा क्या होगा, 26 वर्ष छोटा होगा, तो उससे भी निकाल सकते थे। लेकिन जो सीधे तौर पर दिया है
वही करें। तो माना रोहन की वर्तमान आय x वर्ष है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, माँ की आय वर्तमान आय बराबर हो जाएगा, बस 26 वर्ष बड़ी है अर्थात 26 वर्ष ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें 26 जोड़ देंगे, ये होगा वर्ष, यक्स धन 26 वर्ष। अब बात आती है कि दूसरी स्थिति क्या दे रखी है, यदि 3 वर्ष पश्चात की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, और इन दोनों का गुणन कर दिया है 3 वर्ष पश्चात की आय में, तो एवं 3 वर्ष पश्चात की आय में 3 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। पूर्व की आय हो पहले की आय हो तो हमें घटाना होता है, और पश्चात की आय दी हो बाद की आय हो तो उतने वर्ष को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ 3 वर्ष की बात हो रही है इसलिए हम 3 जोड़ देंगे, तो x धन 3 यह हो गई रोहन की आय 3 वर्ष पश्चात, और माँ की 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x धन 26 धन 3। इन दोनों का गुणनफल बोला है 360 है, तो 360 कर देते हैं। अब इसे पहले हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x धन 3 x धन 29 बराबर 360। अब इसका गुणा कर देते हैं, तो x का गुणा x के साथ तो x का वर्ग, x का गुणा 29 के साथ तो 29x धन 3x, तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 हाथ से तो 8 बराबर 360। ये इधर आ जाएगा, साथ ही साथ ये जुड़ जाएगा, तो x का वर्ग इसको जोड़ दिए तो धन 32x धन 87 है। अब बराबर ये आएगा, अगले लाइन में ये आएगा, तो इसको हम अभी ले आते हैं 360 बराबर 0। x का वर्ग धन 32x, यह जुड़ेंगे घटेंगे तो ये वाला बड़ा है इसलिए इसमें 0 में 7 यानी 10 में 7 गए तो क्या हो जाएगा, हमारा आएगा 3। फिर इसने दिया था उधार इसलिए 6 से 5 हो जाएगा, 5 में 8 नहीं घटेगा तो 15 हो जाएगा, 15 में 8 7 होगा। इसने दिया था इसलिए 2 हो गया, इधर है ही नहीं तो 2 का 2 उधर आया, बड़ा वाला चिन्ह ऋणात्मक इसलिए ऋणात्मक आ गया बराबर 0 हो गया। अब यह इस रूप का है, तो अतः क्या हो जाएगा, हमारा उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप जो क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का है। सिर्फ हमें इतना ही लिखना था, निरूपित करना था, कर दिया। अब लेते हैं चौथा सवाल, जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल दी गई है जो एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूर चलती है। यदि इसकी चाल क्या कर दी जाए 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक का समय लगता है। भाई यदि हम चाल घटा देंगे, कम कर देंगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही, यह सबको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें चाल ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम चाल को ही मानेंगे। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर
प्रति घंटा है। यहाँ पर चाल हम घंटा में मान रहे हैं, ठीक है। तो 480 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होती है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर कितना है, या यहाँ ही लिख दे, समय बराबर क्या है, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, इसलिए 480 हो जाएगा। और चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x आ जाएगा। यह क्या होगा, 4 घंटे में से इतना क्या होगा, घंटा समय लगेगा। यह घंटा समय है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो दूसरी प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि यदि 8 किलोमीटर की चाल क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, 180 बटे x ऋण 8 है, और एक तरफ 4 है, 480 बटे x, दो चालें हैं। इन चालों में बोला जा रहा है कि यदि हम 8 किलोमीटर की चाल क्या कर देते हैं, तो 3 घंटे ज्यादा समय लगता है। समय इधर ज्यादा लगता है भाई, इसमें 3 घंटे का अधिक समय लगता है। लेकिन अगर हम जब बराबर करना चाहें, यहाँ पर इक्वल लगा रहे हैं, बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं, तो बराबर करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। तो जब इधर ज्यादा है तो इसको हमको इधर शामिल कर देना है, तो इधर अगर हम 3 जोड़ दें तो यह बराबर हो गए, ठीक है। इसमें 3 घंटे कम समय लग रहा था, अगर 3 घंटे इसमें जोड़ दिए तो अब ये दोनों का समय क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि यह समय है, ठीक है। तो हमें इसमें नहीं करना है, इसमें करना है, ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा है। और दोनों का समय कब बराबर होगा, जब इधर 3 घंटे जुड़ेगा। 3 घंटे ज्यादा इधर लग रहे थे, लेकिन अगर इधर हम जोड़ देते हैं तो ये और ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए इधर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसे हल कर देंगे, तो x x वाले पद एक तरफ लेके आते हैं, तो 480 बटे x ऋण 8, यह हो जाएगा ऋण 480 बटे x बराबर हो जाएगा 3। ऐसे सवालों के लिए हम लघुत्तम लेते हैं। अब यहाँ x है, तो इस तरीके के सवालों के लिए क्या करेंगे, इन्हीं को आपस में गुणा करके लिख देते हैं, x ऋण 8 और x इस तरीके से। अब x ऋण 8 से भाग देंगे तो x ऋण 8 वाला पद हट जाएगा, x बचेगा। अब x का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 480x। फिर है ऋण है तो ऋण, अब x ऋण 8 का गुणा इसके साथ होगा, x से भाग देंगे तो x वाला हट गया, तो ऋण 480 गुणे x ऋण 8। हम एक बार में एक ही काम करते हैं, सीधे गुणा नहीं करते, बराबर 3। अब क्या होगा, इसका गुणा इधर जाएगा, क्योंकि इधर भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, और हम इसको हल करते हैं। तो 480x, इसका गुणा करेंगे तो 480 x हो जाएगा, ऋण 480x। अब ये ऋण धन हो जाएगा, और 8 शून्य 16, 8 अठाई 64 की 4 हासिल है 6, 8 चौक 32 और 6 हो जाएगा हमारा 38। तो यह हो गया 3840 बराबर 3 गुणे क्या हो जाएगा, x ऋण 8 गुणे x। अब 480x में 480x चले गए तो ये हो गया 0 हो गया, बस ये बचा, तो इधर है बचा है 3840 बराबर 3 का गुणा x से किए तो 3x आ गया, 3x का गुणा फिर इससे करेंगे तो 3x का वर्ग हो जाएगा, फिर 3x का गुणा ऋण से करेंगे तो 3 अठे 24 होगा x, ठीक है। यह कैसे आया है, तो हमने पहले इसका गुणा x से कर दिया है, तो यह हो गया है 3x, फिर बचा है x ऋण 8 से, तो 3x का गुणा 3x का वर्ग 3 अठे 24 x था तो x आ गया,
ठीक है, तो यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक लाइन इसी तरीके से 3x लिख देंगे, फिर करेंगे। अब हम चलेंगे आगे, तो हम इसको इधर ले जाते हैं। जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर शून्य बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बराबर 3x का वर्ग ऋण 24x, ये उधर जाएगा ऋण 3840। अब हम ध्यान से देखें तो इसके बराबर 0 है, तो हम इधर से लिख देते हैं। यही चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए लिखना पड़ रहा है। 24x ऋण 3840 बराबर 0। अब हमारा यह इसी रूप का हो गया, तो क्या लिख देंगे, यही बात जो लिखी है। अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप, क्या है मानक रूप, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का है। तो जो हमारा समीकरण है वह इस रूप का है। यही हमें निरूपित करना था, जो हमने कर दिया है। तो जिन बातों को हमने बताया है, हम आशा करते हैं कि वह सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से सीखेंगे। अब यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिखाएं, जिससे उन सभी लोग क्या है, जो भी आपके परिचित हों अपरिचित हों, सब सीख सकें और जान सकें, सबका भला हो सके। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।